हेलो एवरीवन। एमरेल्ड फाइनेंस का Q1 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे। आज हम रिजल्ट हमने डिस्कस किया था। नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करे थे इन्होंने, बट एक कंसर्न हमने देखा था कि पैट ग्रोथ जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, उसको मे भी थोड़ा सा मिस किया इन्होंने, एंड उसके लिए शायद मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन भी दिया स्टॉक को। अभी इनके मैनेजमेंट का डिटेल डिस्कशन करेंगे, कॉन कॉल का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट ने कैसा आउटलुक दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। एक और कंसर्न है कॉन कॉल में, उसको भी देखेंगे कि उसका कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है बिजनेस के ऊपर, एंड ओवरऑल कैसा डील लगता है इस बिजनेस का। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी देखा है। 53% का टॉप लाइन का ग्रोथ है। इबिट्टा मार्जिन पहले इनकी मैनेजमेंट बोलती थी कि 68 से 70% तक रहेगा, इस क्वार्टर में 73% का इबिट्टा मार्जिन इन्होंने क्रॉस किया। ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, पैट ग्रोथ लगभग 86% का आया। तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे आए कंपनी के। दो बड़े अपडेट हैं, एक अपडेट पॉजिटिव है, एक अपडेट नेगेटिव है। पॉजिटिव बिजनेस अपडेट क्या है कि इनका जो ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट है, इनका बिजनेस मॉडल हमने पास्ट में बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इनका जो ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट है, उसका मंथली डिसबर्समेंट 4 करोड़ क्रॉस कर चुका है। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका टारगेट था कि हम 3 करोड़ के आसपास पहुंच जाए, बट इवेंचुअली इन्होंने 3 करोड़ से भी ज्यादा डिसबर्समेंट किया था मार्च के मंथ में। तो अभी लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 3 करोड़ से 4 करोड़ का मंथली डिसबर्समेंट कंपनी क्रॉस कर चुकी है, ये अच्छा अपडेट है। नेगेटिव अपडेट क्या है, तो इनका एनपी आया है। जब से इस बिजनेस को हम ट्रैक कर रहे हैं, ये पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे एनपीए कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और 2 एनपीए आए हैं कंपनी के। क्यूमुलेटिवली अगर आप अमाउंट देखोगे टोटल एनपीए का, सो लेस देन 50,000 है। बाकी अभी उस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है इस कंपनी के साथ में। तो टोटल 6 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक तरीके से मतलब आप बोल सकते हो कि फीस बेसिस पे इनके साथ में पार्टनरशिप किया है। उनका खुद का जो नेटवर्क है, इनमें से 3 जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो उनका खुद का जो नेटवर्क है उसको यूज करके इनके ईडब्ल्यूए वाले प्रोडक्ट के लिए कॉर्पोरेट ऑन बोर्डिंग लेकर के आएंगे, मतलब एक तरीके से लीड लेकर के आएंगे वो इस कंपनी के लिए। ये इन्होंने डिस्क्लोज किया इसमें। देन इस पूरे साल में FY26 के एंड तक एमरल्ड फाइनेंस का टारगेट है कि जो इनके नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं उसको ये 250 तक लेके जाएंगे। एज ऑफ Q1 यानी जून के एंड तक टोटल कॉर्पोरेट्स कंपनी के पास में 90 प्लस है। तो अगर आप अभी भी देखोगे तो 90 प्लस से 250 यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने क्लाइंट बेस के अंदर, वो भी सिर्फ 3 क्वार्टर्स के लिए। कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या ग्रोथ ड्राइव करेगा? तो मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो सबसे पहले इस क्वार्टर में यानी कि Q1 में हमने अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड किया है। 25 कॉर्पोरेट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है Q1 में। इससे पहले लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 20 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 25% का एक्विजिशन ग्रोथ है या एक्सपेंशन ग्रोथ है कंपनी के क्लाइंट बेस में। अब ये Q2 के लिए यानी ये जो क्वार्टर अभी चल रहा है जुलाई से सितंबर वाला, इसमें ये 40 से 45 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करने का टारगेट रख रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रोथ हो गया? 25 से अगर ये 40 करेंगे जो इनके गाइडेंस का लोअर रेंज है, तो ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ हो गया। और अगर ये 45 करेंगे तो 80% का ग्रोथ हो गया, यानी 60 से 80% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की अगर हम बात करें। और इनका कहना है कि हमने अपना नेटवर्क काफ़ी एक्सपेंड किया है, काफ़ी सारे एजेंट्स हमने बिल्ड किए हैं, एम्प्लॉयज़ हमने सेल्स के लिए बिल्ड किए हैं। जो आपके कंसल्टेंसीज होते हैं काफ़ी सारे इन इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में जिनका नेटवर्क होता है, उनके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। और प्लस ये जो 6 इन्वेस्टर्स हैं, इनके साथ में कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इसको ये 250 तक लेकर के जाएंगे। अब यानी कि अगले 3 क्वार्टर में 9 मंथ्स के अंदर इनको 3 टाइम ग्रोथ करना है। तो अब कर सकते हैं नहीं कर सकते वी डोंट नो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इनका अजम्पशन लें कि पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो उसके बेसिस पे ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता नहीं है कि कंपनी एग्जैक्टली 250 तक पहुंच पाएगी। बिकॉज लास्ट ईयर भी इनकी मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था कि FY25 के एंड तक यानी मार्च 2025 तक हम 120 कॉर्पोरेट्स तक पहुंच जाएंगे, टोटल कॉर्पोरेट हमारे 120 हो जाएंगे। लेकिन कंपनी का टोटल नंबर आई थिंक 60-70 के बीच में ही था, अब जाके 90 हुआ है। हालांकि जो उसका जो दूसरा गाइडेंस था डिसबर्समेंट वाला, उसमें उन्होंने ओवर अचीव किया, उसको उन्होंने सरपास किया। तो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं देता कि कंपनी एग्जैक्टली 250 कर पाएगी। ये मैनेजमेंट थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है गाइडेंस देते हुए। बट अगर मैं उसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर के चलूं तो 200 तक ये बहुत आराम से कर सकते हैं। 90 अभी हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कह रही है कि हम 60-80% से ग्रो करेंगे। अगर हम कंजर्वेटिवली 20% भी एस्टिमेट ले तो भी 90 से 110 और कंपनी बहुत आराम से ऑनबोर्ड कर सकती है अगले 3 क्वार्टर्स के लिए। यानी बाय द एंड ऑफ FY26 अराउंड 200 कंपनी का टोटल क्लाइंट बेस काफी आराम से हो सकता है।
देन इनका बिजनेस मॉडल मेन क्या है? क्या बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट से क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है और प्रोसेसिंग फी से रेवेन्यू ग्रो करना है, या फिर ईडब्ल्यूए से क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है और उसको क्रॉस सेलिंग करनी है? मैनेजमेंट का कहना है ये दोनों हमारे बिजनेस मॉडल है। जो ईडब्ल्यू है वो हमको अगेन वही यूनिक प्रोपोजिशन देता है मार्केट में, एक डिफरेंट अप्रोच लेकर के आता है हमारे मॉडल के अंदर, बाकी एनबीएफसी से हमको अलग दिखाता है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ईजी हो जाता है। और जो हमारा ये 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा हमारा प्रोडक्ट बास्केट है, उसको हम क्रॉस सेल कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इस क्वार्टर में Q1 में कंपनी ने 2 करोड़ का क्रॉस सेल का रेवेन्यू भी जनरेट किया, तो ये काफी अच्छी चीज है कि क्रॉस सेलिंग भी कंपनी कर रही है साथ साथ में। देन ईडब्ल्यूए वाला जो इनका प्रोडक्ट है, कुछ टाइम पहले तक इनके टोटल रेवेन्यू में वो 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता था। मैनेजमेंट कह रही है अभी भी उसका कंट्रीब्यूशन 4 से 5% ही है, लेकिन क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं कि इस ईयर के एंड तक हमारा टोटल कॉर्पोरेट बेस 250 हो जाएगा, तो 250 कॉर्पोरेट होने के बाद हमारा जो मंथली डिसबर्समेंट है वो 15 करोड़ हो जाएगा। अभी कितना है? 4 करोड़। तो जब मेरा क्लाइंट बेस 90 से 250 जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम, तो मेरा जो डिसबर्समेंट है मंथली वो भी आराम से 4 टाइम ग्रो कर देगा, 4 करोड़ से 15 करोड़। तो अगर 15 करोड़ ये मंथली डिसबर्समेंट करेंगे तो आपका जो ईयरली डिसबर्समेंट है वो 180 करोड़ के आसपास हो जाएगा। सो कंपनी कह रही है कि अगर हमने वो गाइडेंस अचीव कर लिया तो डेफिनेटली ईडब्ल्यूए से जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा, प्लस उसके साथ में हमको क्रॉस सेलिंग का भी और ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि इनका लास्ट 1.5 ईयर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जब से इन्होंने ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, सो उसमें जीरो डेलिक्वेंसी रही है, मतलब एक भी एनपीए अभी तक इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी का नहीं हुआ है। इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ेगा इसका रेवेन्यू शेयर भी बढ़ेगा। टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अगर हम बात करें, मतलब अगर कंपनी का क्लाइंट बेस 250 हो जाता है ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के अंदर, तो टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? सो मैनेजमेंट कह रही है कि मंथली डिसबर्समेंट हमारा 15 करोड़ होगा, तो ईयरली डिसबर्समेंट 180 करोड़ हो गया। अब 180 करोड़ के ऊपर हम 1.5% का प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। सो 180 करोड़ का 1.5% आपका अराउंड 2.7 करोड़, मतलब 2.25 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो गया। अब अगर आप ये रेवेन्यू बेस देखोगे तो ये काफी छोटा लगेगा। इस 180 करोड़ मैं डिसबर्स कर रहा हूं, उस पर मुझे 2.7 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि इस 2.7 करोड़ के साथ में कंपनी और भी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगी, जो इनके पास बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे कंपनी को क्रॉस सेलिंग और ज्यादा आएगा, तो रेवेन्यू पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट, अगर इसको अगर आपने अच्छे से समझा हो तो आपको आईआरआर इसका और अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है, सिर्फ एक दो पैरामीटर देख करके हम बिजनेस को असेस नहीं कर सकते। सो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट अगर आप अच्छे से समझो तो इसमें ये कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देती है एडवांस में, लेकिन उसका जो कैपिटल का जो पीरियड रहता है वो काफी शॉर्ट रहता है। मैक्सिमम जो एमरेल फाइनेंस एक एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है एडवांस में, वो 15th ऑफ द मंथ या उसके बाद देता है, यानी मिड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द मंथ में देता है। क्योंकि एक एम्प्लॉय को जनरली जो सैलरी मिलती है वो फर्स्ट वीक के आसपास मिलती है, उसके बाद वो 15 तक, मतलब उस मंथ के मिड तक अपने जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं उस पर स्पेंड करता है। फिर जाके उसका वो पोजीशन आता है कि जहां पे उसको और एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होता है, तब वो एडवांस सैलरी के लिए ऑप्ट करता है। तो एमरेल फाइनेंस मैक्सिमम किसी एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है एडवांस में, वो 15 से 20 डेज के लिए देता है। अगर इसने 15 को किसी को सैलरी दिया एडवांस में, तो इसको जो पेमेंट आएगा वापस वो सिर्फ 15 डेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 30 या फर्स्ट ऑफ द मंथ में उस एम्प्लॉय को सैलरी मिल जाता है। तो जो कॉर्पोरेट है उसमें से जो एमरेल्ड का पार्ट होता है उसको डिडक्ट करता है और बाकी का जो अमाउंट है वो उसके एम्प्लॉय को दे देता है। तो इनका जो कैपिटल है वो सिर्फ 15 डेज के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो 1.5% का जो प्रोसेसिंग फी है, इसको बेसिकली अगर आप मंथली बेसिस पे करके कैलकुलेट करोगे तो ये 3% हो जाता है। यानी अगर पूरे साल का मैं आईआरआर कैलकुलेट करूं तो ये 30%, मोर देन 30% होता है। तो वही मैनेजमेंट कह रहा है कि आपको देखने में मे बी ये सिर्फ 1.5% लगे, लेकिन मेरा जो कैपिटल यूज हो रहा है वो सिर्फ 15 डेज के लिए हो रहा है। और उसको अगर मैं मंथ वाइज कैलकुलेट करूंगा तो 3% का मैं आईआरआर जनरेट करता हूं सिर्फ एक महीने में। तो पूरे साल का वो ऑलमोस्ट आपका 30% या 30% से भी ज्यादा का आईआरआर हो जाता है। तो कंपनी कह रही है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा आईआरआर हमारे लिए जनरेट करता है। देन एनपीए जो इनके हुए हैं वो बिजनेस लोन वाले डिवीजन से हुए हैं। सो एमरेल फाइनेंस का एक बिजनेस लोन का डिवीजन भी है। एक जो एनपीए है वो 3500 का है, दूसरा जो एनपीए है वो 40,000 का है। तो दोनों को इंक्लूड करोगे आप तो 43-44,000 का होता है। मैनेजमेंट कह रही है कि इसमें इन्होंने कोई राइट ऑफ नहीं किया है, इसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग भी नहीं करी है। ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, कोई प्रोविजनिंग इन्होंने नहीं करी है।
लेकिन इसमें मैनेजमेंट का अपना रीजन है। वो कह रहे हैं कि हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो अमाउंट है ये हमको इसी क्वार्टर में रिकवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये जो डिफॉल्ट हुआ है कस्टमर की तरफ से, ये इंटेंट की वजह से नहीं हुआ है, उनकी एबिलिटी की वजह से हुआ है। दो तरीके के डिफॉल्ट होते हैं ना, पहला तो होता है इंटेंट, यानी कि मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है पर मेरा इंटेंट नहीं है कि मैं लेंडर को वापस रीपे करूं, मैं जानबूझ के डिले कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरा होता है कैश फ्लो वाला, यानी एबिलिटी वाला, जैसे हम अभी माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स के साथ में देख रहे हैं कि इतनी ओवर लेवरेजिंग हो गई, उसके ऊपर से कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे मैक्रो इकोनॉमिकली स्लो डाउन आ गया, जिसकी वजह से उनका कैश फ्लो इंपैक्ट हो गया। तो जो एबिलिटी वाला पार्ट है वो शॉर्ट टर्म होता है, जब भी कस्टमर का फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगा वो वापस से रीपे करने लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये दो कस्टमर्स हैं ये एबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हैं और ये हमारे साथ रेगुलर टच में हैं, हम इनको कांटेक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि इस क्वार्टर में इनको हम रिकवर कर लेंगे। अब ये हमको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है क्या उसमें ये वाला एनपीए का अमाउंट रिकवर हुआ, पार्टली रिकवर हुआ, या उस पर क्या अपडेट आता है। सो ये चीज थोड़ा सा देखना है। नेगेटिव जरूर है क्योंकि इन्होंने प्रोविजनिंग भी नहीं करी है, राइट ऑफ भी नहीं करा है। सो देखना पड़ेगा कि इनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा मतलब कितना अच्छा रिजल्ट लेकर के आता है नेक्स्ट क्वार्टर में। देन कुछ इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टी ग्लोबल करके, उन्होंने पास में थोड़ी बहुत सेलिंग करी है, स्टेक अपना सेल किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने जो प्रेफरेंशियल इशू में जो अलॉट हुआ था उनको, वो 38 के प्राइस पे हुआ था, और जो सेलिंग करी है उन्होंने वो 100 या 100 से ज्यादा के प्राइस पे करी है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है। अपने टोटल होल्डिंग का 40% वो सेल कर चुके हैं। तो इनका कहना है कि अभी आगे और कितना सेल करेंगे, कब तक वो इन्वेस्टेड रहेंगे, वो ऑफकोर्स उनका कॉल है, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है कि एक अच्छा उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, इसीलिए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। देन इनका कॉर्पोरेट का अगर आप एम्प्लॉय बेस देखोगे तो पहले ये जिन कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करते थे उनका एम्प्लॉय बेस बहुत छोटा होता था। अब ग्रेजुअली उनका एम्प्लॉय बेस बढ़ता जा रहा है। जैसे इस क्वार्टर में इन्होंने ईबिक्स टेक्नोलॉजी को ऑनबोर्ड किया है, एवरेज एम्प्लॉय उनका 3500 के आसपास है। लास्ट क्वार्टर में जो एक जॉब पोर्टल है नौकरी की तरह, इंडीड, उसको इन्होंने ऑनबोर्ड किया था, 1500 2000 के आसपास उसका एम्प्लॉय बेस था। सो आज के टाइम पे एमरेल्ड फाइनेंस के कॉर्पोरेट्स का एवरेज जो एम्प्लॉय बेस है वो 300 है। कंपनी कह रही है कि कोई भी कॉर्पोरेट जिसका एम्प्लॉय बेस 200 से 500 के रेंज में होता है वो एक काफी स्वीट स्पॉट लेकर के आता है हमारे लिए, बिकॉज फिर उनके एम्प्लॉय को हम अपने जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, पूरा जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको काफी अच्छा पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो 200 से 500 के बीच में कंपनी मेजरली फोकस करती है आज के टाइम पे। देन ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो जैसे हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि एमरेल्ड फाइनेंस जो किसी एम्प्लॉय को जो एडवांस में सैलरी देती है, तो मैक्सिमम उस एम्प्लॉय के सैलरी का 50% ही कंपनी उसको एडवांस में देती है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी है 1 लाख, तो उसको जो एडवांस में मिलेगा वो मैक्सिमम 50,000 मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, कंपनी 50% से ज्यादा क्यों नहीं देती, 67 70% 80% क्यों नहीं देती? सो मैनेजमेंट का कहना है कि एक एक्ट है, पेमेंट वेजेस एक्ट। सो इस एक्ट के अंदर, ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है, इस एक्ट के अंदर कोई भी जो कॉर्पोरेट है या जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी का मैक्सिमम 50% ही डिडक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एमरेल्ड फाइनेंस किसी एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल उसके टोटल सैलरी का 70% दे देता है, यानी 1 लाख अगर उसकी सैलरी है और 70,000 उन्होंने इसको एडवांस में दे दिया है, तो जो एम्प्लॉयर अगले महीने जो एमरेल्ड को रीपे करेगा वो सिर्फ 50% करेगा, यानी 50,000 करेगा। बाकी का जो 20,000 है उसके लिए एमरेल्ड को खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी एक तो इनको ऑपरेशनल एक्सपेंस थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे कलेक्शंस वगैरह के लिए, प्लस इनका रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कल को चल के अगर वो एम्प्लॉय ने जॉब स्विच कर लिया, कंपनी छोड़ दी, तो फिर वहां पे डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा, बिकॉज वो जो कॉर्पोरेट है, वो जो एम्प्लॉयर है, वो लाइबल नहीं है कि वो आपका पैसा रिकवर करके देगा, वो मैक्सिमम सिर्फ 50% तक ही डिडक्ट कर सकता है। तो इसीलिए एमरेल्ड अपने रिस्क को कम करने के लिए मैक्सिमम 50% ही जो किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है उतना ही एडवांस में उनको सैलरी देती है। देन टोटल कॉर्पोरेट्स में से 85% कॉर्पोरेट्स आज के टाइम पे इनके एक्टिव हैं, यानी सिर्फ 15% ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो इनएक्टिव हैं या डीएक्टिव हैं आज के टाइम पे। देन इन्होंने जो बिल डिस्काउंटिंग वगैरह जो लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट किया था, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, कंपनी कह रही है उसको अभी हम काफी कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं, सो शायद उन्होंने इसको स्टार्ट भी नहीं किया है। प्लस जो इनका पर्सनल लोन वाला था, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, उसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो कंपनी 3 मंथ से 9 मंथ्स के बेसिस पे उसको दे रही है अपने सैलरी वाले कस्टमर्स को। तो इस प्रोडक्ट को कंपनी कैसे यूज कर रही है, सेम जो ईडब्ल्यूए का कस्टमर है उसी कस्टमर को कंपनी पर्सनल लोन भी दे रही है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है।
लेकिन इसका टेन्योर अलग है। 3 मंथ से 9 मंथ्स के बीच में इसका टेन्योर रहता है। जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है उसमें तो आपको नेक्स्ट मंथ में पैसा रिकवर हो जाता है। इस वाले प्रोडक्ट में आप ईएमआई के बेसिस पे देते हो 3 से 9 मंथ का। तो फॉर एग्जांपल किसी ने 60,000 का लोन लिया, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, उसका 6 मंथ्स का ईएमआई बन गया, प्लस एमरल्ड उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन इसमें सेफ पार्ट क्या है, जो रीपेमेंट का स्ट्रक्चर है वो सेम ईडब्ल्यूए वाला है। यानी कॉर्पोरेट क्या करेगा, हर महीने उस एम्प्लॉय की सैलरी में से 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट है उसको डिडक्ट करके एमरल्ड को देगा और बाकी का सैलरी उस एम्प्लॉय को दे देगा। तो मतलब सेफ्टी थोड़ी सी इसमें इस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं। प्लस एक और चीज कंपनी क्या कर रही है रिस्क को कम करने के लिए, कि जिस एम्प्लॉय ने ऑलरेडी ये अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लिया हुआ है उसको तब तक ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट कंपनी नहीं देगी जब तक वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अच्छे से रीपे नहीं कर दे। क्यों कर रही है कंपनी ऐसा? बिकॉज ये ओवर लेवरेजिंग के रिस्क को कम करना चाहते हैं ताकि उस एम्प्लॉय के ऊपर डेट का बर्डन ना बढ़े। जैसे हमने माइक्रो फाइनेंस में देखा ना कि एक ही बोरोवर जो है वो कितने सारे अलग अलग माइक्रो फाइनेंस लेंडर से लोन ले रहा था, तो डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके ऊपर, फिर जब कैश फ्लो पे इंपैक्ट पड़ा तो हर जगह से डिफॉल्ट हो गया। तो वैसा रिस्क ना हो इसलिए कंपनी क्या कर रही है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट दे रही है, और अगर उन्होंने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया है तो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट उसको बंद कर देती है कंपनी। इस तरीके से इसको मैनेज करके चल रहे हैं। देन पैट का गाइडेंस कैसा है? इन्होंने लास्ट ईयर गाइडेंस दिया था कि 8 to 10 टाइम का पैट ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि बाय द एंड ऑफ FY27 कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 30 से 40 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर आप हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखोगे तो वो काफी अच्छा चल रहा है, एंड हम कॉन्फिडेंट है कि FY27 तक उस ग्रोथ के उस नंबर के आसपास हम पहुंच जाएंगे। क्या उसके लिए इक्विटी डायल्यूशन करना पड़ेगा? मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं। पास्ट में भी जो हमने इक्विटी डायल्यूशन किया है उसका पर्पस ये था कि हमको FY27 के बाद NSE में लिस्टिंग होना है। अभी ये कंपनी सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, इनको NSE पे लिस्ट होना है, और NSE लिस्टिंग के लिए मैंडेटरी होता है कि किसी भी एक कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 75 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए कंसिस्टेंटली 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर ये जो FY25 आपका गया है उसमें इनका नेटवर्थ 80-90 करोड़ के आसपास था। कंपनी वही कह रही है कि इसको हम मेंटेन रखेंगे अगले 2 साल में, FY26 FY27, उसके बाद हम NSE लिस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट किया था, फंड रेजिंग किया था। अभी नियर फ्यूचर में ये और कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं देख रहे। देन बाकी वो सेम हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों कंपनी कॉन्फिडेंट है कि 250 कॉर्पोरेट्स तक पहुंच सकते हैं। इन्होंने सोर्सिंग बढ़ाई है, अपना नेटवर्क इंक्रीज किया है, इसलिए 250 कॉर्पोरेट्स तक कॉन्फिडेंट है। आरओई का नंबर का कैसा गाइडेंस है? कंपनी कह रही है कि आरओई का नंबर हमारा इंप्रूव होगा। स्पेसिफिक नंबर इन्होंने गाइड नहीं किया है कि आरओई 15% होगा, 18% होगा, लेकिन इनका कहना है कि जो ट्रेंड है आरओई का वो ऊपर की तरफ जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। उसका रीजन एक ये भी है कि आने वाला जो ग्रोथ है वो या तो ये इंटरनल एक्रूवल से करेंगे और डेट लेकर के करेंगे, यानी लेवरेज बढ़ाएगी कंपनी अपना। डेट टू इक्विटी इनका कहना है कि 1:1 के आसपास हम लेके जाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। अभी बहुत ही कम है, अभी डेट इनका नेग्लिजिबल है, 75-80 करोड़ का इनका नेटवर्थ है, और डेट अगर आप देखोगे तो आई थिंक 14-15 करोड़ के आसपास है, तो बहुत कम डेट है। इसको 1:1 ये लेके जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आरओई भी बढ़ना चाहिए कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में, तो ये एक अच्छा साइन है। देन इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखोगे तो अभी ये मेजरली SBI से बोरो करते हैं, और 10.9% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इस कंपनी का। लेकिन क्योंकि RBI ने रेट वगैरह कट किए हैं तो कंपनी कह रही है कि इसका हमको एडवांटेज मिलेगा और आने वाले क्वार्टर्स में हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो सकता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा तो क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मतलब बॉटम लाइन में और अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। देन ये कंपनी थोड़ी सी, मतलब एटलीस्ट अगर आप कमेंट्री में देखोगे तो थोड़ा सा ये कॉशियस साउंड करते हैं जब भी ग्रोथ की बात आती है। जैसे इस कॉन कॉल में भी इनको जब भी ग्रोथ का बोला गया है तो मैनेजमेंट बार बार बोलता है कि ग्रो करना हमारे लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई मीन हमको बस कैपिटल लगाना है जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ में हमको ये मेक श्योर करना है कि डेलिक्वेंसी ना हो, एसेट क्वालिटी खराब ना हो, NPA ना हो। तो इनका कहना है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, और ग्रोथ से ज्यादा हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि जो कैपिटल हम दे रहे हैं मार्केट में वो वापस से रिकवर हो। उस तरीके के अप्रोच को कंपनी फॉलो कर रही है। देन बाकी सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही ली है। एक और अगर हम पॉइंट डिस्कस करें कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है एमरेल्ड फाइनेंस के पास में, मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो वर्टिकल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है हमारा। वर्टिकल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के फंडिंग से लेकर के जो टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजें कंपनी की खुद इन हाउस है,
मतलब थर्ड पार्टी वाली चीजें नहीं करती है, डिपेंडेंट नहीं है कंपनी। इनका कहना है कि मार्केट में आप दूसरे प्लेयर्स को देखोगे तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लेयर है जिसके पास वर्टिकल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है। बाकी सारे प्लेयर जो हैं वो फंडिंग के लिए दूसरे मतलब को लेंडिंग करते हैं, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो फंड्स अवेलेबल हैं, तो इस तरीके का सिनेरियो है। तो ये एक हमारा कॉम्पिटिटिव एज है। दूसरा इनका कहना है कि अगर और प्लेयर्स एंटर होते हैं मार्केट में तो ये इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, बिकॉज अभी बहुत डीपली अंडर पेनिट्रेटेड है ये ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट। तो अब और ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। प्लस इनका कहना है कि एक और जो चीज हमको कॉम्पिटिटिव एज देता है कि हमारा जो 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इन्होंने स्टार्ट किया था डीएसए वाले मॉडल से, मतलब लोन डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये, अब अभी भी वो काम करते हैं। सो उससे क्या है कि इंडिया के जो टॉप 40 लैंडर्स हैं उनके साथ में इनका काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ज्यादा गोल्ड लोन ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो कंपनी कह रही है कि ये जो हमारा नेटवर्क है ये हमको अनेबल करता है कि हम किसी भी कॉर्पोरेट के पास में जाएं, किसी भी क्लाइंट के पास में जाएं तो सिर्फ ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट की बात ना करें। हमारे पास में इतनी वाइड ऑफरिंग्स हैं कि कस्टमर ऑनबोर्डिंग हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। चाहे कॉर्पोरेट हो उसको हम अलग अलग तरीके का लोन ऑफर कर सकते हैं, या फिर जो उसका एम्प्लॉय है उसको अगर ईडब्ल्यूए नहीं भी चाहिए तो भी पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, होम लोन है, कार लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं। सो ये दोनों चीजें हमको काफी डिफरेंट बनाती है और एक स्ट्रॉन्ग एज देता है हमारे हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर। देन एआई वगैरह ये यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जैसे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी इनका कहना है कि एआई का हेल्प हमको होगा। लेकिन जो कस्टमर क्लोजर है या फिर कस्टमर के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो सारा कुछ फिजिकली ही डिपेंडेंट होगा, बिकॉज ये मॉडल इस तरीके का है कि जब भी आप किसी कॉर्पोरेट के पास में जाते हो तो आपको ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वो वाला पार्ट फिजिकल इंटरेक्शन से आएगा, बट ऑफकोर्स लीड्स वगैरह जनरेट करने में हमको हमारा ये जो एआई है वो हेल्प करेगा आगे चल के। लास्ट एक अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में कंपनी ने क्यों एंटर किया, सो इनका कहना है कि एक एक्स्ट्रा ग्रो ड्राइवर हमको ये देता है, सेम कस्टमर से, सेम एम्प्लॉय से हम और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उसको ये पर्सनल लोन ऑफर करके। इसमें रिस्क है लेकिन उस रिस्क को हम मैनेज कर रहे हैं उन दो तरीके से। पहला तो उसी कस्टमर को दे रहे हैं जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जिसने हमसे लिया हुआ है, और उसका रीपेमेंट का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब वो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है, एम्प्लॉयर के हाथ में है। एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से वो ईएमआई का अमाउंट डिडक्ट करेगा, हमको रीपे करेगा। और दूसरा क्या है कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय को तब तक ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट नहीं दें जब तक वो अपना अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन हमको पूरा रीपे नहीं कर देता। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। बाकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वगैरह इसमें है, इसीलिए कंपनी इसमें एंटर कर रही है। सो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था एमरेल फाइनेंस का। नंबर्स अच्छे हैं, और अगर आप कमेंट्री देखोगे तो बड़ा पॉजिटिव क्या है कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है जहां पे मेन फोकस है मैनेजमेंट का ईडब्ल्यूए, उसका डिसबर्समेंट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। 1-2 करोड़ से 3 करोड़ क्रॉस किया और अब 4 करोड़ का नंबर क्रॉस कर चुका है। जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है वो हाईएस्ट रही है इस क्वार्टर में, प्लस आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी काफी एग्रेसिव ग्रो टारगेट कर रहा है 60-80%, और 250 कॉर्पोरेट्स का इनका टारगेट है बाय द एंड ऑफ FY26। नेगेटिव क्या है, सो बड़ा नेगेटिव तो यही है कि कंपनी का पहला ऐसा क्वार्टर है जब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं जहां पे इनके 2 एनपीएज आए हैं। हालांकि अमाउंट कम है, 50 करोड़ से भी 50,000 से भी कम का अमाउंट है इनके टोटल एनपीए का। और अगर आप इनका बिजनेस लोन का एयूएम देखोगे तो आई थिंक 96 करोड़ के आसपास का एयूएम है इनका बिजनेस लोन में। तो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये देखना पड़ेगा कि कब तक उसकी रिकवरी होती है। मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंट है कस्टमर्स के ऊपर, वो कैसा रिजल्ट आता है उसका, वो आने वाले क्वार्टर्स में काफी क्लोजली वॉच करना है। बाकी अगर हम देखें तो जो मेन फंडामेंटल फैक्टर हम पास्ट में भी डिस्कस करते हैं वो अगेन सेम लगता है। उसकी वजह से एक्चुअली थोड़ा कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता इस मॉडल के ऊपर। जैसे आप देखोगे लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में जब हमने इस कंपनी का कॉन कॉल डिस्कस किया था, सो वहां पे मैनेजमेंट एक नया प्रोडक्ट लेकर के आया था, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। उन्होंने बताया कि कैसे वो इस प्रोडक्ट में एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट एडिशन होगा, वैल्यू जनरेट करेगा उनके लिए, मार्जिन वगैरह बेटर होंगे। देन सडनली हमने लास्ट क्वार्टर में देखा कि मैनेजमेंट ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन को पीछे कर दिया और इनवॉइस डिस्काउंटिंग या बिल डिस्काउंटिंग लेकर के वो आए। उनका मानना था कि काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। एक जो पेटी करके जो प्लेयर है उसके साथ में उन्होंने टाई अप किया है, और रिस्क को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं कंपनी उन्हीं सप्लायर्स को देंगे जिनका जो क्लाइंट है वो पीवीआर है या फिर आपका डेलीवेरी है, हल्दीराम है, इतने जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है जो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अब सडनली इस क्वार्टर में आप देखोगे तो उन्होंने बिल डिस्काउंटिंग अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, मे बी कुछ फीडबैक वगैरह पे भी उस पर बात नहीं करी है। और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें डिसबर्समेंट देना, लोन देना कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। सो ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता नहीं है इन चीजों की वजह से।
हालांकि एक फैक्टर अगर आप देखो तो ये अच्छा भी है। लेंडिंग बिजनेस में अगर आप कोई चीज आपको फील हो रहा है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव कॉल ले लिया है और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो ये ज्यादा अच्छा है रादर देन कि आप उसको एग्रेसिव होकर एग्जीक्यूट कर दो और फिर आपका एनपीए का प्रॉब्लम हो जाए, मतलब फिर तो आपका ग्रोथ ही रुक जाएगा। तो ये वाला केस फिर भी बेटर है। लेकिन इससे भी बेटर एक और केस हो सकता था, अगर मैनेजमेंट इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर, इसके आगे के स्कोप के ऊपर पहले से काम कर लेती और उसके बाद आके अगर वो मार्केट को बताते कि जैसे वो बिल डिस्काउंटिंग वाला प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें वो ग्रेजुअली बिल्ड करना चाहते हैं, इतना एग्रेसिव नहीं जाना चाहते। सो वो सारी चीजें हैं, मतलब ये मॉडल ही उस तरीके का है कि अभी ट्राई एंड टेस्ट वाला फेज चल रहा है। अच्छी चीज ये है कि इन सब में ये बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ कंसिस्टेंट है और ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्टेंट है कंपनी का, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग काफी अच्छा चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। एंड यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों इस कंपनी को हम इतने टाइम से ट्रैक भी करते आ रहे हैं। डील अभी भी काफी अच्छी है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। बट ऑफ कोर्स जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि ऐसे जो मॉडल्स होते हैं स्टैगर्ड अप्रोच में उसमें फॉलो करता हूँ। जब तक मुझे वो कन्विक्शन ना दिखे, वो एग्जीक्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी ना दिखे कि हाँ एक इन्होंने पर्टिकुलर मॉडल को ग्रैब कर लिया है और अब मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, सो तब तक मैं इतना इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करता कि इसमें मैं बहुत बड़ा बैट करूं। बट हाँ, जिस तरीके की इनकी एग्जीक्यूशन है, कंसिस्टेंसी है इतने सारे क्वार्टर्स की, और जैसी रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी है उसकी वजह से मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकता। सो ये इस तरीके का प्लेयर है जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फ्रेशर है और उसने एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया है। अब उस फ्रेशर का इंटेंट तो है ग्रो करने का, कल को एक बड़ा एम्प्लॉय बनने का उस बिजनेस उस कंपनी के अंदर, तो आपको ऑफकोर्स उसको मौका भी देना पड़ेगा, उसको वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। लेकिन आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते कि कल को अगर वो फ्रेशर फेल हो तो कंपनी पे इंपैक्ट पड़ जाए। सेम इस तरीके के मॉडल के साथ में भी है, ऐसा ग्रोथ है, ऐसा एग्जीक्यूशन है, कंसिस्टेंसी है, मैनेजमेंट का विजन है कि ऑफकोर्स मुझे इसको अपॉर्चुनिटी भी देना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे सकता कि कल को अगर ये बिजनेस फेल किया या एग्जीक्यूशन में कुछ इनको प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी होती है, इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि सिर्फ ग्रोथ देख करके या मार्जिन देख करके या एक दो पैरामीटर देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे अगर हो तो फिर तो स्क्रीनर या एक्सेल जो है वो हमसे बहुत बेटर इन्वेस्टर बन जाए। इसीलिए हमको सारे पैरामीटर्स देखने हैं, हर एक चीज देखना है, मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़ना है, पास्ट का एग्जीक्यूशन देखना है, उसके बाद में डिसाइड करना है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, बाकी आप खुद भी स्टडी करो और आपको क्लैरिटी बढ़ेगा। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।